डेट है आज 5 जुलाई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है, ये ट्रैफिक वो रोड पे लगने वाला ट्रैफिक नहीं है, इसका मतलब है ह्यूमन की तस्करी। तस्करी करना, मानव तस्करी। तस्करी का मतलब है कि बेचना, गुड्स की तरह, सर्विसेज की तरह मानव को बेचना, वस्तु की तरह बेचना। जैसे आप पेन कॉपी खरीदते हो दुकान से, ऐसे मानव को खरीदते हैं, ह्यूमन को, आदमियों को, औरत को खरीदा बेचा जाता है। उसी को बोलते हैं क्या? ट्रैफिकिंग। ये अभी रिपोर्ट जारी की है यूएस के एक डिपार्टमेंट है, अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उसने रिलीज की है 2021 की ये रिपोर्ट, ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं। लोग ज़्यादा वनरेबल हो गए हैं कि उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो एंटी ट्रैफिकिंग एफर्ट से जो ऐसे प्रयास कर रहे थे देश कि इस ट्रैफिकिंग को रोका जाए, जो मानव की तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लोगों को खरीदा बेचा जाता है, इसको रोका जाए, जो ये ऐसे प्रयास लगा रहे थे उनमें इंटरप्शन हो गया, वो रुक गए हैं थोड़े। अभी उनमें एक तरह से ठहराव आ गया है, रुकाव आ गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कहते हैं, ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। ये मॉडर्न डे की स्लेवरी ही समझा जाता है इसको। स्लेवरी का मतलब होता है, स्लेवरी का मतलब गुलाम या दासता, एक तरह से गुलाम बना लेना किसी को, जो स्लेव होता है। तो ये मॉडर्न डे की स्लेवरी है। कहने का मतलब ये है कि उसे बेचा खरीदा जाता है, और जो आदमी खरीदता है अपने हिसाब से उस पर काम कराता है। उसे किस पर्पज़ के लिए बेचा जा रहा है? उसे बेचा जा रहा है लेबर के लिए, काम करने के लिए, या सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन के लिए बेचा जाता है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ फाइनेंशियली बेनिफिट होता हो किसी और को, तो इसलिए बेचा जाता है लोगों को। अब इस रिपोर्ट्स में और क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं, इसमें कहा है कि इंडिया ने अभी जो एफर्ट्स लगा रही थी एलिमिनेट करने के लिए ट्रैफिकिंग को, उनको पूरा नहीं कर पाया इंडिया। इंडिया डिड नॉट मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड। जो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि ट्रैफिकिंग को मिटाया जाए, हटाया जाए अपनी कंट्री से, ये पूरे स्टेप ले नहीं पाया है इंडिया, एडिक्वेट स्टेप ले नहीं पाया है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया है? चाइनीज़ गवर्नमेंट फोर्स लेबर में इन्वॉल्वमेंट रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट का। मतलब फोर्स लेबर भी एक तरह से स्लेवरी में आती है, दास्ता में, गुलाम में स्लेवरी करवाई है। फोर्स लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी, फोर्स लेबर को हिंदी में बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, ज़बरदस्ती किसी से काम कराना। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट में भी ये कहा है इस रिपोर्ट में कि इसने आर्बिट्ररी डिटेंशन करके रखा है बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को। आर्बिट्ररी का मतलब होता है जानबूझकर या अपनी मर्जी से, और डिटेंशन मतलब कैद, अपनी मर्जी से कैद करके रखा है। जैसे यहाँ पे मोर देन 1 मिलियन उइगर मुस्लिम को कैद करके रखा है इसने, चाइना ने। मिलियन में होता है, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख उइगर मुस्लिम से ज़्यादा। उइगर मुस्लिम एक प्रजाति है, धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग ही हैं जिन्हें उइगर बोला जाता है। और एथनिक कजाक्स, कजाक्स लोग रहते हैं चाइना में, किर्गिज़ लोग रहते हैं, और भी कई मुस्लिम लोग हैं, उनको कैद करके रखा है चाइना ने। ये आरोप लगे हैं चाइना पे, इस रिपोर्ट में ये बोला है। ये इंक्रीज हुई है ट्रैफिकिंग, इसके रीजन क्या बताए हैं, रीजन क्या, कारण क्या बताएं कि ये ट्रैफिकिंग इंक्रीज हो गई है? देखो, ट्रैफिकिंग इसलिए इंक्रीज हो गई है, ये कारण बताया इसमें कि जो लोगों की जो इनकम है वो तो कम हो गई है पेंडेमिक की वजह से, रिसोर्सेज कम हो गए हैं, और गरीबी हो गई है। और जो लोग पहले खरीदते थे, लोगों को खरीदते थे, उनके पास तो कैपेबिलिटी है कैपिटलाइज करने की, तो इस क्राइसिस में भी, संकट में भी वो खरीद सकते हैं। तो इस वजह से, पेंडेमिक की वजह से लोगों के पास पैसे है नहीं, गरीबी बढ़ गई है। जो लोग ऑलरेडी वनरेबल थे, कमज़ोर थे, उनकी चांस और बढ़ गए हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाएं। तो इसलिए एक ये रीज़न बताया गया है कि इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रीज। इस रिपोर्ट में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कंट्रीज को, कि जिसने कैसे इफर्ट लिए हैं, कैसे प्रयास किए हैं कंट्री ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। तो ये इस बेस पे लिए गए हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन कौन से उसने नियम बनाए हैं, कौन कौन से लॉ बनाए हैं, या फिर जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको उसने पूरा किया है या नहीं किया किसी कंट्री ने, उसके बेस पे कैटेगराइज किया गया है। 3 टीयर में डिवाइड किया गया। फर्स्ट टीयर कंट्री वो है जिसने फुली तरीके से जो रूल्स वगैरह हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, जैसे एक यूएस का लॉ है, अमेरिका का एक कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, जिसका नाम है ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट। जिस कंट्री ने इसको फुली कंप्लाई किया है, इस कानून को माना, इस कानून के हिसाब से जो कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं
मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप्लाई किया है, वो डाली गई हैं कंट्री, टीयर 1 कंट्री कहा गया उनको। इनमें ये कंट्री हैं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, साउथ कोरिया, ये टीयर 1 कंट्रीज में आती हैं। और टीयर 2 कंट्रीज में उन कंट्रीज को रखा है जिसने जिसने वो देखो फुली कंप्लाई तो नहीं रहे हैं इस यूएस का जो कानून है टीवीपीए, जो ऊपर हमने कानून देखा था, ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट, इस कानून को पूरी तरीके से तो लागू नहीं किया है, पूरे तरीके से मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो इसके, इनको लागू नहीं किया, लेकिन कुछ इफ़र्ट किए हैं, इनको जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको कंप्लाई करने के लिए कुछ इफ़र्ट्स किए हैं, प्रयास किए हैं। और इसमें क्या है, कंट्रीज़ ने जो विक्टिम्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, उनको रोकने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप लिए हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब वो प्रयास करते जा रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे रोका जाए। तो इन्होंने देखो इस वाले एक्ट में ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट है यूएस का, अमेरिका का, इसको पूरी तरीके से तो कंप्लाई नहीं किया, पूरी तरीके से अपनी कंट्री में अप्लाई नहीं किया है, कंप्लाई या अप्लाई कुछ भी बोल लो आप, लेकिन उसने प्रयास किए हैं कि मटाने के लिए, और उसके प्रयास इंक्रीज होते भी जा रहे हैं कि आगे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है कि ख़त्म करेंगे। तो ऐसी कंट्री जिन्होंने फुली कंप्लाई नहीं किया लेकिन प्रयास कर रहे हैं और इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो आती है सेकंड ईयर में, और इसमें इंडिया आती है। इंडिया को सेकंड ईयर में रखा गया है। और थर्ड ईयर में वो आती है, ना तो इन्होंने कुछ प्रयास किए हैं, मतलब ना तो जो यूएस का एक्ट है जो टीवीपीए ट्रैफिकिंग विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट है जो यूएस का, ना तो उसको कंप्लाई किया है, मिनिमम स्टैंडर्ड को माना है, और ना ही कोई सिग्निफिकेंट इफर्ट किए हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट प्रयास, इंपॉर्टेंट इफर्ट प्रयास, ना तो कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, और ना ही इस एक्ट को लागू किया है, कंप्लाई किया है किसी कंट्री ने। वो कंट्री रखी है थर्ड ईयर में। ऐसी आती हैं अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना, क्यूबा, इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रसिया, साउथ सुडान, सीरिया। इनमें बस ये याद रख लेना, ये रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये कौन सी में आती हैं, थर्ड ईयर कंट्री में आती हैं। और एक स्पेशल केस है, इन 3 कैटेगरी के अलावा एक स्पेशल केस है जिसने कुछ भी नहीं किया और उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं केस, और कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते रहते हैं, मानवता के संकट, एक तरह से सिविल वार चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है उस कंट्री में, वो है यमन, कि उसने कुछ प्रयास नहीं किए हैं ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह को रोकने के लिए। तो इतना ही था इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है जायडस कैडिला सीक्स एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर जाइकोव डी वैक्सीन। जायडस कैडिला एक कंपनी का नाम है जिसने एक वैक्सीन बनाई है, और वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी वैक्सीन। इसने अभी इंडियन गवर्नमेंट से ये कहा है कि भाई साहब हमें जाइकोव डी वैक्सीन अपनी कंट्री में बेचने की परमिशन दे दो। समझ में आया, मतलब इंडिया से रिक्वेस्ट की है इस कंपनी ने कि जाइकोव डी वैक्सीन को इंडिया में यूज करने की परमिशन दो, एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दो। एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था क्या होता है, कि देखो जब कोई वैक्सीन बनती है तो उससे ह्यूमन ट्रायल करके देखा जाता है कि ह्यूमन पे कोई उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। साइड इफेक्ट का मतलब है बुरे प्रभाव तो नहीं पड़ रहे हैं। मान लो कुछ वैक्सीन दी है कोरोना को, जैसे ये कोरोना की वैक्सीन है, कोविड-19 को ठीक करने की वैक्सीन दी, लेकिन पता चल रहा है उससे कुछ और ही हो रहा बॉडी में, कुछ मान लो हार्मोन्स में चेंज आ गया, मान लो उसके हार्मोन्स में चेंज आ गया, पूरे बाल झड़ गए उसके, या पूरे कहीं पे बॉडी पे बाल नहीं थे वहाँ पे बाल निकलना शुरू हो गया, ऐसा चेंज आ गया, या उसके कुछ और ही हो गया, सफ़ेद बाल हो गया, कुछ मान लो उसके हाथ पैर में ख़राब हो गया, या ब्लाइंड हो गया, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बुरे प्रभाव। तो क्या होता है, ह्यूमन ट्रायल करनी पड़ती है उसकी, और क्लिनिकल ट्रायल भी बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हाँ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट इतने तो नहीं है कि बुरा प्रभाव पड़े लोगों को देने के बाद। तो ये प्रॉपर करते हैं, पहले क्लिनिकल ट्रायल करते हैं फिर ह्यूमन ट्रायल करते हैं। लेकिन एमरजेंसी यूज क्या होता है कि उसकी क्लिनिकल ट्रायल कर लेते हैं, लेकिन और उसकी ह्यूमन ट्रायल भी कर लेते हैं कहाँ पे, जिस कंट्री में वो बनी है। लेकिन मान लो यूएस में बनी है और उस वैक्सीन को बेचना है इंडिया में, तो इंडिया में लाने के लिए भी इंडियन पीपल पे उसकी पहले ट्रायल करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। और उसे देखने की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रायल वगैरह की परमिशन देती है, जो है CDSCO, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ट्रायल करने का अनुमति देती है। ट्रायल करने के बाद फिर उसे अप्रूवल देती है, फुली अप्रूवल के फिर अनुमति दे देते कि हाँ भाई साहब अब आप इस वैक्सीन को यूज़ कर लो। लेकिन जब एमरजेंसी आ गई होती है कि अब जैसे कोरोना की एमरजेंसी चल रही है, बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो उसे अगर उस कंपनी ने पहले ऑलरेडी अपने देश में क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिए, ह्यूमन ट्रायल भी कर लिए, तो उसे उसी के बेस पे एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे देगी।
फुली देखो, फुली अप्रूवल नहीं दिया, सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए दिया है कि अभी कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो अभी आप वैक्सीन लगाओ। फुली तरीके से नहीं होता, ये सिर्फ इमरजेंसी पर्पज़ के लिए होता है। तो ये कौन देता है, पहले तो आपको ये याद रखना है। ये जायडस कैडिला कंपनी है। किस अथॉरिटी से मांगी है इसने परमिशन? ये है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल जनरल, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन वगैरह, कौन? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ये परमिशन देते हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन देती है, ये पोस्ट का नाम है इसमें, ये अधिकारी है, ये परमिशन देते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये परमिशन देती है। तो इसने अभी कोविड-19 की वैक्सीन है जाइकोव-डी वैक्सीन, इसकी परमिशन मांगी है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आई। अगर अप्रूवल दे दी जाती है तो ये वैक्सीन यूज कर ली जाएगी, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट डीएनए वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। देखो अब तक जो वैक्सीन बनी है वो आरएनए बेस्ड बनी है, क्योंकि कोरोना वायरस आरएनए बेस्ड वायरस है। आरएनए डीएनए आप सब जानते हो क्या होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये डीएनए से मिलके बनते हैं जीन बॉडी के, और जीन से मिलके बनते हैं क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम आप सब जानते हो ये सबके बॉडी में होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, जी सजीव जो आदमी है, सजीव चाहे कोई भी वस्तु है जिसमें सांस हो, तो वो उसमें सब में क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम। और 23 पेयर होते हैं, आप सबको पता है ये 23 पेयर, मतलब टोटल होंगे 46, और पेयर जोड़े कितने रहते हैं? 23 जोड़े होते हैं ये आदमी में, आप ह्यूमन बींग में। और ये डीएनए और मतलब ये क्रोमोजोम बन के कहाँ पे होते हैं? सेल में होते हैं। बॉडी सेल जो आपकी होती है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी बॉडी को बनाने के लिए। पहले सेल बनती है, सेल बनने के बाद ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है सेल से ही। सेल के अंदर नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं। तो ये डीएनए से बनाई गई है, डीएनए बेस्ड वैक्सीन है ये, जो कोविड-19 के लिए बनाई है। सार्स-CoV-2 कोविड जो कोरोना वायरस है उसी का नाम है, सेकंड नाम। अब ये जाइकोव-डी वैक्सीन क्या है और कैसे काम करेगी, थोड़ा इसीलिए देख लेते हैं इसे। ये एक तो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। प्लाज्मिड नाम इसलिए यूज किया है कि डीएनए का ही एक मॉलिक्यूल है प्लाज्मिड, उसको यूज किया गया है इसमें। प्लाज्मिड डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसको यूज किया गया है। प्लाज्मिड एक स्मॉल और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो किसी बैक्टीरिया किसी भी सेल में पाया जाता है। सबकी सेल में, बॉडी की आपकी सेल है बॉडी की, उसकी सेल में भी प्लाज्मिड मॉलिक्यूल होगा। ये क्या करता है, ये जीन को कैरी करके लेके जाता है, जीन को कैरी करके लेके जाता है जो एसोसिएटेड होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। मतलब आपकी बॉडी में जैसे ये डीएनए से ये बनाई है और इसमें प्लाज्मिड है इस वैक्सीन में, तो प्लाज्मिड क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाएगा। और क्या करेगा, मतलब जीन की समान नंबर ऑफ जीन लेके जाएगा। किसके जीन लेके जाएगा? जो कोविड-19 है ना, उसी के जीन लेके जाएगा अंदर, उसी के जीन, क्योंकि उसी के डीएनए से, मतलब उसी का आरएनए डीएनए में चेंज किया है और डीएनए से बनाई है ये, डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। उसी के जीन की जो इन्फॉर्मेशन है लेके जाएगा बॉडी में। और प्लाज्मिड क्या करेगा, इसमें एक कोड होगा प्लाज्मिड के पास। जैसे आप मान लो कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है ना, जैसे माइक्रो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, उसमें भी कोडिंग करते हैं। या जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे आपने प्रिंट आउट निकाला तो इंस्ट्रक्शन दी, पहले ये निकालना, पहले ये दूसरा, फिर तीसरे नंबर का, तो जैसे इंस्ट्रक्शन दिए ऐसे ही निकलता है। तो कोडिंग भी कुछ इसी हिसाब से होती है, ये लगा लो। तो इस प्लाज्मिड में भी कोडिंग की गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ये क्या करेगा, जो कोविड-19 के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन होता है, आपने कोविड-19 देखा होगा, ऐसा कुछ होता है इस पर, ये स्पाइक प्रोटीन बना होता है, ये इसका प्रोटीन है। स्पाइक का मतलब होता है तिल्ली जैसा, जैसे माचिस की तिल्ली देखी आपने, माचिस जिससे आग जलाते हैं, थोड़ा ऊपर से मोटी रहती है, ऐसी इसी का नाम रख दिया स्पाइक। माचिस की तिल्ली के ऊपर स्पाइक प्रोटीन, SPIKE, स्पाइक प्रोटीन। तो ये स्पाइक प्रोटीन बनाएगा बॉडी में जाके। अब ये स्पाइक प्रोटीन बनाएगा तो क्या होगा, जो भी जिसकी बॉडी में भी लगाया जाएगा, रेसिपिएंट बॉडी है जिसकी बॉडी में लगाया जाएगा, तो वो स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन क्या है, इस कोरोना वायरस की आउटर लेयर है, बाहर की लेयर है, ये बाहर मिलती है इसमें। तो जैसे ये बनाना शुरू करेगा तो क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बॉडी का जो मानव का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। जब भी कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता, वो लड़ती है उससे। तो ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, एक तरह से ट्रिगर कर देगा, उसे सिग्नल देगा, उसे कहेगा
कि ये भाई साहब सब स्पाइक प्रोटीन आ गया मैं, और इम्यून सिस्टम आप जाग जाओ, अपनी बॉडी बनाओ, आप थोड़ा एक्सरसाइज करो और ताकतवर हो जाओ। कहने का मतलब ये है, उससे इंस्ट्रक्शन ये देगा कि भैया आगे कोविड-19 आप पे अटैक करेगा तो ऐसा होगा, कोविड-19 जैसे स्पाइक प्रोटीन मैं बन रहा हूँ, तो आप पहले से ही तैयार रहो। तो ये उसको इम्यून सिस्टम को डेवलप कर देगा ताकि वो एंटीबॉडीज डेवलप कर सके, हमारा इम्यून सिस्टम। और एंटीबॉडी आप सब जानते हो क्या होता है, जब भी कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस आता है तो वो एक प्रोटीन जनरेट करता है बॉडी में, वो प्रोटीन का नाम होता है एंटीजन। एंटीजन इसी को मारने के लिए, बॉडी से हमारी से निकालने के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जनरेट करता है एंटीबॉडी। और हमारी बॉडी में अगर पर्टिकुलर पार्ट देखें तो कौन सा पार्ट एंटीबॉडी जनरेट करता है, वो हमारी ब्लड में, जो ब्लड में सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल, जनरली वाइट ब्लड सेल ये जनरेट करती हैं एंटीबॉडी। तो ये इसी को ट्रिगर करेगा कि भाई साहब एंटीबॉडी जनरेट करो और मारो, इस तरह से काम करेगा कुछ। एक यूनिक फीचर और है इसका। यूनिक फीचर क्या है कि देखो, जो वैक्सीन लगाई जा रही है अभी, वो इंजेक्शन दिया जा रहा है आपको, और इंजेक्शन के आगे निडल लगी रहती है, मतलब सुई लगी रहती है। इंजेक्शन लगवाया ना कहीं आपने, इंजेक्शन के आगे सुई लगी रहती है, निडल आपकी बॉडी में घुसा दी जाती है और इंजेक्शन लगा दिया जाता है। लेकिन ये जो लगेगी वैक्सीन, इसमें निडल नहीं होगी, कोई भी निडल यूज नहीं होगी, इसमें एक इस तरह का इंजेक्शन होगा, जो क्या होगा, जिसे बोलते हैं स्प्रिंग पाउडर डिवाइस डिलीवर। ये डिवाइस क्या करेगा, ये एक स्टीम ऑफ फ्लड होगी इसमें भी, मतलब इसमें भी फ्लड होगा, लिक्विड सा होगा जो वैक्सीन होगी, और आपकी स्किन पे डायरेक्टली पेनिट्रेट करेगा विदाउट निडल, मतलब इसमें कोई सुई नहीं होगी। देखो कुछ ऐसा होगा, आपने इंजेक्शन देखा होगा, कुछ ऐसा होता है, और आगे निडल होती है, ये वाली निडल होती है जो आपकी बॉडी में घुसा दी जाती है और इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन है, इसके अंदर फ्लड है जो ये घुसा दिया जाता है आपकी बॉडी में। लेकिन ये क्या करेगा, ये ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, ऐसा इंजेक्शन टाइप होगा, इसमें देखो निडल नहीं है, ये डायरेक्टली आपकी बॉडी से अटैच किया जाएगा, और इसमें जो फ्लड है आपकी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाएगा, एक तरह से ये आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा। पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसना ही, पेनिट्रेट कर जाएगा। इस तरह का डिवाइस होगा, इस तरह का या इस तरह का, ये ऐसे ही इनको बोलते हैं, ये विदाउट निडल पेनिट्रेट करते थे किसी भी दवाई को। तो इस तरह से ये वैक्सीन दी जाएगी। जो जाइकोव डी है, इसने ये डेवलप की है। जाइकोव डी क्या है, एक मतलब कंपनी जिसने डेवलप की है, ये की गई है, किसके साथ मिलकर डेवलप की है इस कंपनी ने, इसने की है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके साथ मिलकर, हमारे इंडिया के डिपार्टमेंट है और ये मेडिकल काउंसिल है जो इंडिया की है, इसके साथ मिलकर इसने डेवलप की है वैक्सीन। अब डिफरेंस क्या है, जो बाकी की कन्वेंशनल वैक्सीन बनती है और ये जीन बेस्ड वैक्सीन बनाई है, क्योंकि इसमें कोरोना का जीन लेके वैक्सीन बनाई है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है, देखो ये जो जीन बेस्ड होती है, किसी बैक्टीरिया वायरस का ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले लेती है, जेनेटिक बेस्ड ये वैक्सीन होती है, उसका डीएनए या आरएनए ले लेती है, उस पर होती है। और जीन बेस्ड वैक्सीन क्या होती है, वायरस की खुद की जीन लेती है और तब ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट का मतलब उससे कहती है भाई साहब आप इम्यून सिस्टम जाग जाओ और जो बाहर से वायरस आएगा उसको मारने के लिए आप ताकतवर हो जाओ पहले से ही। तो ये बस उसकी जीन की वायरस के जीन की या बैक्टीरिया के जीन की खुद की इन्फॉर्मेशन ले लेती है और उसे बॉडी में इंसर्ट कर देती है, क्योंकि वायरस घुसने से पहले हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको पहले से पहले ही सूचना दे देती है, इन्फॉर्मेशन दे देती है। एक तरह से जासूस मान लो, जासूस जैसे स्पाई होता है ना, स्पाई जासूस पहले से पहले इन्फॉर्मेशन दे देता है जासूस करके कि यहाँ कुछ आतंकवादी अटैक होने वाला है, तो आप पहले से सावधान हो जाओ, तो तैयारी करके बैठ जाती है फोर्स कि हाँ यहाँ पे आतंकवादी आएंगे, जैसे ही आएंगे मार देंगे। तो ऐसी कुछ ये काम करेगी, जासूसी का काम करेगी ये। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं जीन बेस्ड वैक्सीन के, एक तो ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, मतलब इसके बनाने में खर्चा कम आता है, कम खर्चीली है ये बाकी की वैक्सीन जो बनती हैं, और इसे बनाना भी बहुत आसान है, इजी टू मैन्युफैक्चर, और यूज करना भी आसान है इसे। ये सेफ भी और नॉन इन्फेक्शन भी है, ये सुरक्षित भी है और इससे इन्फेक्शन का जो खतरा है वो भी कम है, और ये इम्यूनिटी भी स्ट्रोंगर टाइप की इम्यूनिटी जनरेट करती है, बहुत ही अच्छी प्रतिरोधक क्षमता को जनरेट करती है बॉडी में। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस। ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, इस साल भी मनाया गया। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, एक आदमी है जी भाई साहब, ये थे डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक यूनिक बात यह है इनके बारे में, जिस दिन इनका जन्मदिन हुआ था, जिस डेट पे, उसी डेट पे इनकी डेथ हो गई, मतलब 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ था और डेथ भी 1 जुलाई को ही हो गई, सेम डे पे ही।
ये हैं डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। इनके ही बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है ये डॉक्टर्स डे। ये बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। फॉर्मर का मतलब है पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये बंगाल के। और इन्होंने सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड की थी मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन की फील्ड में। कई मेडिकल इंस्टीट्यूट इन्होंने एस्टेब्लिश करने में अहम रोल निभाया, इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और इन्हें फर्स्ट मेडिकल कंसल्टेंट भी बोला जाता है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये है, जितना भी ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता है, ये वाला पार्ट, ये आपका सब कॉन्टिनेंट है। ये इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सारे पार्ट आते हैं। इधर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये वाला पार्ट, इसमें पूरे एरिया में क्या है, ये फर्स्ट मेडिकल कंसल्टेंट समझे जाते हैं। और ये इन्हें भारत रत्न जो अवार्ड है हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे ऊंचा अवार्ड, वो भी 1961 में इन्हें दिया जा चुका है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन याद करनी है इसमें। नेक्स्ट है अपना फ्रेट स्मार्ट सिटीज़। ये फ्रेट का मतलब होता है भाई साहब, फ्रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक स्थान से, वन प्लेस से, एक स्थान से दूसरे प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे कोई भी चीज़ ले जाना, कोई भी चीज़ ले जाना, वस्तु कुछ भी लेके जाना। तो ये फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ बनाना है। मतलब जब किसी भी शहर में एक जगह से दूसरी जगह पे माल जाएगा तो वो क्या है, फ्रेट वो स्मार्ट तरीके से जाए, या उसमें क्या है, जो परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, वो हर्डल्स आती हैं, बीच में बाधाएं आती हैं, तो वो ना रहें। तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री है जो हमारी, उसने ये लॉजिस्टिक डिवीज़न है उसका, मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही एक डिवीज़न है, जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, ऐसी लॉजिस्टिक डिवीज़न है। उसने ये प्लान अभी अनवेल किया है। अनवेल का मतलब होता है एक तरह से लॉन्च करना, समझ लो आप। अभी रखा है, सामने रखा है। वेल का मतलब होता है घूंघट करना, घूंघट करना, और अनवेल मतलब घूंघट उठा देना। लेकिन यहाँ मतलब ये है कि ये प्लान अभी रखा है, सामने रखा है, सामने रखा है सबके। ये फ्रेट स्मार्ट सिटीज़, फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ के लिए रखा है प्लान। और ये लॉजिस्टिक डिवीज़न का क्या मतलब होता है, देखो लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है। लॉजिस्टिक डिवीज़न तो मतलब ये समझ लो एक तरह से बोर्ड या डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री के अंदर। और लॉजिस्टिक का मतलब ये है, लॉजिस्टिक में आ जाता है आपका प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस और आपका ट्रांसपोर्टेशन। कहने का मतलब ये है, जब कोई भी माल आप उपलब्ध कराते हो, प्रोक्योरमेंट का मतलब है उपलब्ध कराना, फिर उसका मेंटेनेंस करते हो, रखते हो, खरीद लेते हो माल, फिर उसका मेंटेनेंस करते हो, रख रखाव करते हो, और फिर उस माल का ट्रांसपोर्टेशन कर देते हो। ये सारी क्रियाएं आती हैं लॉजिस्टिक में। तो लॉजिस्टिक डिवीज़न ने ही ये प्लान रखा है फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट वो ये कि भाई साहब अर्बन फ्रेट है जो, उसकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव कराना है। फ्रेट का मतलब, अर्बन का मतलब है शहरी क्षेत्र, फ्रेट का मतलब सामान ले जाना लाना, ये जो सारी क्रियाएं हैं, तो इनको, इसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, मौका क्रिएट करना है कि जिससे लॉजिस्टिक जो भी कॉस्ट आती है उसको रिडक्शन करना। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब है सामान के रख रखाव में, मेंटेनेंस में, ट्रांसपोर्ट करने में जितनी भी कीमत आती है उस कीमत को कम करना इसका मेन टारगेट है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमेटी बनाई जाएगी, वो इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करेगी। सिटी लेवल पे, शहर लेवल पे एक कमेटी बनाई जाएगी, कुछ मेंबर को इसमें बनाया जाएगा, इस कमेटी का मेंबर। और ये गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और वो सेंट्रल मिनिस्ट्री या एजेंसी से लिए जाएंगे कुछ इसमें, वो सब इसको, इसके मतलब जो भी सामान लेना है सिटी एरियाज में, ये डिलीवर करेंगे। ये क्या करेगी, दीज वुड ऑल्सो इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम लॉजिस्टिक सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर से भी जो लॉजिस्टिक सर्विस में, उनमें से भी कुछ मेंबर लिए जाएंगे। और ऑल्सो यूजर्स ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस, जो लॉजिस्टिक सर्विस को यूज करते हैं वो यूजर भी इसमें लिए जाएंगे। ये कमेटी क्या करेंगी, को क्रिएट सिटी लॉजिस्टिक प्लान, सिटी के लिए लॉजिस्टिक प्लान क्रिएट करेंगी और इम्प्लीमेंट करेंगी, ताकि अच्छे से लोकल लेवल पे इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके। कहने का मतलब ये मान लो सिटी एरियाज में, मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में कोई माल डिलीवर करना हो, तो उसकी कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी करना। अभी जैसे मान लो ट्रेन में माल जा रहा है, ट्रेन में ये आया, मान लो दिल्ली से माल जा रहा है आपका मुंबई में ट्रेन में जा रहा है,
तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी थोड़ी ना होती है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि जहाँ पे सामान डिलीवर करना है, जैसे मान लो ट्रेन में पार्सल जाते हैं किसी के, मुंबई गए, दिल्ली से मुंबई। अब एक बात बताओ, क्या सारे पार्सल मुंबई के रेलवे स्टेशन पे भेजने थे क्या? तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो नहीं हुई। कोई किसी के घर जाएगा, कोई किसी के ऑफिस में जाएगा पार्सल, उसका पार्सल का मतलब कोई पैकेट है, उसका कोई सामान भेज रहा है अपना, तो उसका सामान जो भेजा है कोई घर पे मंगा रहा है, कोई ऑफिस में मंगा रहा है, कोई कोई कंपनी में मंगा रहा है। तो जहाँ पे भी वो मंगा रहा है, ऐसा तो है नहीं ट्रेन सबके घर घर जाएगी बांटेगी उसे, ऐसा तो थोड़ी ना होगा। तो कहाँ कैसे जाएगा? आगे ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर उतरेगा, रेलवे स्टेशन पे फिर किसी बस में जाएगा या किसी गाड़ी में जाएगा, किसी 4 व्हीलर में जाएगा। वहाँ से भी फिर क्या जाएगा? फिर कहाँ पे जाएगा? पोस्ट ऑफिस में जाएगा। फिर वो आगे जाके पोस्ट ऑफिसर होते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं, जो डाकिया होते हैं, वो लेके जाते हैं। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी थोड़ी ना होती है इनसे, वो तो आगे बहुत सारे हमें यूज करने पड़ते हैं तरीके, फिर जाके वो लास्ट माइल तक पहुंचता है जहाँ पे वो डिलीवर करना है सामान कुछ भी। तो इसमें क्या है, इसमें ज़रूरत इसलिए ही पड़ी है कि फाइनल माइल फ्रेट मूवमेंट इन इंडियन स्टीज इज करंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ द टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट। कि जो फाइनल माइल मतलब लास्ट माइल तक जो फ्रेट मूवमेंट होता है, सामान का मूवमेंट होता है इंडिया के सिटीज़ में, शहरों में, वो केवल 50% तक यूज होता है। और ये होता है जनरली इंडियाज़ की जो ई कॉमर्स सप्लाई चेन्स है उनकी वजह से। जैसे आप ई कॉमर्स हो गया जो इंटरनेट पे सामान बेचते हैं, जैसे मान लो आप अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो। अमेजन फ्लिपकार्ट तो शहर में आप मंगा रहे हो तो आपके घर तक पहुंचा के जाएगा। तो ये क्या होगा? फाइनल माइल फ्रेट मूवमेंट, आपके घर तक पहुंचा के गया है सामान, समझ गए? तो ऐसा ही कुछ इसमें है कि स्टीक में जो लॉजिस्टिक होंगे उनको इम्प्रूवमेंट करना है ताकि वो लास्ट माइल तक पहुंचाए जाए। तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है उन्हें मेंटेनेंस, हैंडलिंग करने में, ट्रांसपोर्ट करने में जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को भी कम किया जाए। और ये इसके साथ साथ क्या होगा? डिमांड फॉर अर्बन फ्रेट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 140% ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर। जो ये अर्बन फ्रेट की जो डिमांड है अगले 10 सालों में 140% तक बढ़ने वाली है, ऐसा आशा लगाई जा रही है, उम्मीद लगाई जा रही है, एक्सपेक्टेशन की जा रही है। कौन कौन सी सिटी इसमें कवर्ड होंगी? देखो अभी तक क्या है, 10 सिटी के लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, लेकिन आगे इसमें 75 सिटीज कनेक्टिविटी होगी ताकि जो गवर्नमेंट का जो भी सामान वगैरह है सिटीज़ में जहाँ पे भी पहुँचाना है वो लास्ट माइल उसमें कनेक्टिविटी हो। और मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन जिन सिटीज़ में होगी, जिन कैपिटल में होगी, उन सबको में ये प्लान इम्प्लीमेंट किया जाएगा आगे। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन होगी सिटी, उनमें इम्प्लीमेंट ये किया जाएगा नेक्स्ट फेज में। तो यही था बस इस टॉपिक में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। अभी न्यूज में आया है, क्यों आया पहले वो पढ़ते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्री कर लिया, ये सहमत हो गया, सुप्रीम कोर्ट मान लिया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि वेस्ट बंगाल में कंडीशन बिगड़ रही है और यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, ऐसा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना व्यू बता रही थी। तो एग्री टू हियर ए प्ली सीकिंग डायरेक्शन टू द सेंटर, मतलब सेंटर की जो प्ली डाली थी उसको कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने के बाद जो भी इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल में, पोस्ट पोल वायलेंस मतलब हिंसा हो रही है, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं। कुछ एलिगेशन लगे हैं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट पे, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उस पर कुछ एलिगेशन लगे हैं। एलिगेशन का मतलब है आरोप, कुछ आरोप लगे हैं कि इसमें ये लगे कि हिंसा के दौरान गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए, कि वो बस स्पेक्टेटर की तरह काम कर रहा है, साइलेंट स्पेक्टेटर, मतलब हिंसा हो रही है सिर्फ वो देख रहा है, मूक दर्शक बना हुआ है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा। जो हिंसा हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है वहाँ पे, कोई उनको ना तो प्रोटेक्शन दी जा रही है, जो विक्टिम है, विक्टिम का मतलब जिन पे हमला हो रहा है, जिन पे हमला हो रहा है ना तो उन्हें कोई प्रोटेक्शन दी जा रही है और ना कोई एक्शन ले रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की गवर्नमेंट। तो ना ही कोई एक्शन ले रहा है जो कल्प्रिट है उनके अगेंस्ट, कल्प्रिट का मतलब है दोषी, जो हिंसा कर रहा है, ना उसके अगेंस्ट विरुद्ध कोई ले रहा है। तो इस तरह से वहाँ के लोगों की लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी परेशानी में आ गई है। वुमेंस की, चिल्ड्रन की डिग्निटी, लाइफ, ये परेशानी में आ गई है, पेरिल में आ गई है, डेंजर में आ गई है। और जो वहाँ हिंदू रेजिडेंट्स रहते हैं उनकी जान खतरे में है, उनका फ्यूचर खतरे में है, जियोपार्डी रिस्क में है, खतरे में है। तो इसलिए ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पिटीशन को सुनने का अभी मतलब एक तरह से पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की।
और इससे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी 21 जून को एक कमेटी बना चुका है, 8 मेंबर की कमेटी, जिसके हेड हैं इस कमेटी के राजीव जैन। तो ये राजीव जैन जी क्या करेंगे, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, घटना हो रही है लोगों को मारने की, ये क्यों हो रही हैं, इस पर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रही है ये कमेटी। तो अब ये प्रेसिडेंट रूल लगाने की ये डिमांड कर रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, तो सेंटर ऐसी प्लानिंग बना रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब हमारे लिए ज़रूरी ये देखो, क्यों बना रहा है क्यों नहीं बना रहा है ये ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी है कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल के लिए क्या प्रोविज़न दी हुई है। देखो, प्रेसिडेंट रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी बोलते हैं या फिर स्टेट एमरजेंसी भी बोलते हैं, स्टेट एमरजेंसी। तो आपको क्या करना है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ सिंपल CSC लिखा हुआ उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे पॉलिटी की प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का एक लेक्चर बना हुआ है, वो पूरा देखोगे। अगर पहले देखा हुआ है तो रिवाइज कर लो, और नोट्स बनाए हो तो नोट्स से रिवाइज करो, या फिर लक्ष्मीकांत में आप प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ सकते हो, तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। तो प्रेसिडेंट रूल को उसमें अच्छे से समझाया कैसे लगाया जाता है। ये आर्टिकल 356 के अंदर लगाया जाता है, जब भी इसका एक ग्राउंड दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए, संविधान का उल्लंघन हो एक तरह से, तो तब ये लगाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है इसे, इसे प्रेसिडेंट लगाते हैं। प्रेसिडेंट या तो गवर्नर रिपोर्ट दें, स्टेट के जो राज्यपाल हैं गवर्नर वो रिपोर्ट दें, या फिर प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन से भी लगा सकते हैं। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो तब ये लगा सकते हैं। और उसे पार्लियामेंट की अप्रूवल भी लेना जरूरी है। जब प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है रेजोल्यूशन, सिंपल मेजोरिटी से कराना पड़ता है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना पड़ता है। और एक बार में 6 महीने के लिए लगा सकते हैं इसे, राष्ट्रपति शासन को, और मैक्सिमम 3 साल के लिए लगा सकते हैं। 6 महीने के लिए एक बार लगाया, फिर अगले 6 महीने के लिए लगाना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट की फिर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सिंपल मेजोरिटी से, फिर 3 साल तक मैक्सिमम लगा सकते हैं। उसके बाद तो इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, इस 3 साल से ज़्यादा नहीं करा सकते। अगर 3 साल से ज़्यादा करना तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पहले अमेंडमेंट करिए, संशोधन करिए, तभी लगा सकते हैं इन्हें, वरना कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 3 साल तक की लिमिट दी गई है। और इसके भी 2 क्राइटेरिया हैं, 1 ईयर के लिए और फिर 2 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए कंडीशन है कि आप 2 बार 6 महीने के लिए लगा सकते हो, उससे ज़्यादा लगाना है तो फिर या तो स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वो कहे कि यहाँ पे इलेक्शन कराना जरूर अभी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तभी आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। तो पूरा डिटेल में देखने के लिए आप वो लेक्चर जरूर देखना, इसके सारे क्या क्या इफेक्ट होते हैं जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो उसे जरूर देखना आप। नेक्स्ट टॉपिक है अपना OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील। ये OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, और G20 भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, जिससे UPSC 2020 के प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसके मेंबर कौन कौन है। तो इसके मेंबर भी आपको याद करना है, 19 कंट्रीज हैं इसके, और एक यूरोपियन यूनियन, इसके 20 मेंबर हैं टोटल। यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है और 19 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, देश इसके मेंबर हैं। और OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप्ड कंट्रीज की, जो ट्रेड डेवलपमेंट और जो भी ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन आती हैं उनको ये वर्ल्ड वाइड पूरा देखती है, ये ऑर्गेनाइजेशन OECD। और ये 1961 में बनाई गई थी, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। और जो G20 है, G20 को बनाया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन है 20 कंट्रीज़ की, यानी कि 19+1, यानी कि एक यूरोपियन यूनियन है और 19 देश हैं। G20 बनाया गया था 1999 में, 1999 में बनाया गया था। इसके ये याद रखना है, US, इंडिया और चाइना भी इसके मेंबर हैं। बाकी के 17 मेंबर कौन कौन है, एक तो यूरोपियन यूनियन हो गया, यानी कि 16 ही हो गए, बाकी के कितने रह गए, 16। बाकी के 16 कौन कौन से, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, उसी से आपको याद हो जाएगा ये कौन कौन से हैं बाकी के। तो अब ये क्यों आया न्यूज़ में, इसने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है टैक्स डील का, कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो एक होना चाहिए। कॉरपोरेशन टैक्स होता है किसी कंपनी पे टैक्स लगता है, कॉरपोरेशन टैक्स, जो कोई कॉरपोरेशन होती है या कंपनी होती है उस पर एक टैक्स लगता है जिसका नाम है कॉरपोरेशन टैक्स। तो इसने प्रपोजल रखा था अभी कि वर्ल्ड वाइड एक कॉरपोरेशन टैक्स इक्वल होना चाहिए। इसने रखा था 50% का एक ऐसा टैक्स होना चाहिए। तो 130 कंट्रीज़ ने इसको, मतलब 130 कंट्री एंड जुरिस्डिक्शन रिप्रेजेंटिंग मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल GDP, इन्होंने साइन कर दिया है।
मतलब 130 से ज़्यादा देशों ने साइन कर दिया इस डील को, और इंडिया ने भी साइन कर दिया, इसलिए अभी न्यूज़ में आया। 90% जो जीडीपी को, ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं ये 130 कंट्रीज। इसके टू पिलर फ्रेमवर्क हैं, फ्रेमवर्क के टू पिलर हैं। एक तो ये जो भी ट्रांजैक्शनल और डिजिटल कंपनीज हैं उससे डीलिंग करना, और जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपने टैक्स को बचा लेती हैं, अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं दूसरी कंट्रीज़ में और बचा लेती हैं और वहाँ पे टैक्स नहीं भरती किसी कंट्री में, तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये कॉरपोरेशन टैक्स लगाए कि मिनिमम कॉरपोरेशन टैक्स रहेगा 15%, कि चाहे कंट्री का कितनी ही कैपिटल हो, मतलब कितनी ही उस प्रॉफिट हो रहा हो, कितनी कमाई हो रही हो, रिवेन्यू हो रहा हो, उस पर 15% देगा वो अपने रिवेन्यू पे, जितना भी वो कमा रहा है, कोई भी कंपनी कमा रही है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो इंडिया में कोई कंपनी है, ये एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, ये क्या करती है, इसकी एक ब्रांच मान लो लग्जमबर्ग में भी है, लग्जमबर्ग एक कंपनी है, मान लो लग्जमबर्ग क्या है, कंट्री है, देश है, कहाँ पे, यूरोप में, सिंगापुर के पास है लग्जमबर्ग। तो मान लो उसकी एक ब्रांच लग्जमबर्ग में भी है, और इंडिया में जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो कितना है, यहाँ पे मान लो 30% टैक्स है, और लग्जमबर्ग में मान लो 5% टैक्स है। तो ये क्या करेगी, इस कंट्री की जो ब्रांच, मतलब इस कंपनी की जो कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, इसकी इंडिया में भी एक ब्रांच है और इसकी लग्जमबर्ग में भी एक ब्रांच है। तो ये क्या करेगी, जैसे इंडिया की ब्रांच है, इसको फ़ायदा हुआ है मान लो, मतलब टोटल इसकी कमाई हुई है 10,000 करोड़, और इसको इस पर टैक्स देना है, तो इस पर टैक्स देगी 10,000 करोड़ पे 30% देगी इंडिया में कॉरपोरेशन टैक्स। लेकिन ये कंपनी चालाकी करती हैं, अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं। कैसे शिफ्ट कर देती हैं, ये दिखा देती हैं कि हमारी जो कमाई हुई है 10,000 करोड़, सिर्फ 1,000 करोड़ हुई है, हमारी 1,000 करोड़ हुई है इंडिया में, और बाकी की 9,000 करोड़ हुई है कहाँ पे, लग्जमबर्ग में, जो लग्जमबर्ग में हमारी कंपनी है उसमें हुई है। तो इस तरह से टोटल हुई है, तो ये शिफ्ट कर देते हैं। तो अब इसे 9,000 करोड़ पे देना पड़ेगा 5% की दर से कॉरपोरेशन टैक्स, और इंडिया में देना पड़ेगा 1,000 पे। तो इस तरह से अपना टैक्स बचा लिया इन्होंने। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड कि कितना ही वो कमाए, कहीं पे भी कमाए, 15% उसने देना ही पड़ेगा, जिस कंट्री में भी उसकी ब्रांच है। एक कंट्री में देना पड़ेगा, किसी एक कंट्री में दे दो आप 15% का टैक्स दे दो, समझ गए। तो इसलिए लाया गया। अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या लगाई जा रही है, ये लगाने के बाद ये ऐसी है, जैसे लग्जमबर्ग और नीदरलैंड जैसी कंट्री हैं, ये लोअर टैक्स रेट कंट्री हैं, इन पे कम टैक्स लगाती हैं ये कंपनियों पे। इन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज भी बोला जाता है। टैक्स हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, टैक्स हेवन कंट्रीज माना जाता है। जैसे बहामन्स, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड है, यहाँ पे कंपनी अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं। अब इससे इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, इंडिया पे ये पड़ेगा कि इसे अपना जो इक्विलाइजेशन लेवी लगाया था, इक्विलाइजेशन लेवी एक टैक्स, ये टैक्स लगाया था डिजिटल कंपनियों पे, जैसे गूगल, अमेजन, फेसबुक, ये इंटरनेट पे कंपनी है, इंटरनेट की, इन पे एक टैक्स लगाया था इंडिया ने भी। ये इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था 2016 में, इम्पोज किया था इंडिया ने 6%, कि जो भी ये एडवर्टीजमेंट करती हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन विज्ञापन करती हैं, एडवर्टीजमेंट करती हैं ये कंपनी, और जो नॉन रेजिडेंट है, मतलब ये कंपनी इंडिया की नहीं है, इंडिया में ना तो इंडिया की कंपनी और ना ही इंडिया में इनका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, बस ये बाहर से ही कॉर्पोरेट ऑफिस बना के इंडिया में ऑपरेट करती रहती हैं। तो ऐसी कंपनी पे जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करती हैं उन पे टैक्स लगाया जाएगा 6% का। बाद में 1 अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ने 2% और इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल ट्रांजैक्शन पे इम्पोज कर दिया। मतलब जितनी भी फॉरेन एंटिटीज हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करती हैं, अपना पैसा भेजती हैं डिजिटली इंटरनेट के जरिए, तो उन पे भी 2% का टैक्स लगा दिया था इंडिया ने। तो अब क्या है, अब क्या है, तो ये अभी जो ये टैक्स वगैरह है, जितना ये टैक्स लगाया है, अब ये टैक्स क्या है, इस टैक्स की कोई, कहने का मतलब ये है, ये टैक्स अब नहीं रहेगा। अगर वो कॉरपोरेशन टैक्स देंगी 50% हर एक कंट्री देगी, जैसे मान लो इंडिया में है तो इंडिया में वो टैक्स देगी, उसकी ब्रांच है जो जितना वो प्रॉफिट बनाया है उसने जितना है, तो फिर ये टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये BEPS और है इसमें एक टर्म, ये वही है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था ना कि अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती हैं, इंडिया से कर दिया लग्जमबर्ग में, तो वही तरीका है, ये प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती हैं, बेस को इरोजन कर देती हैं। बेस का इरोजन अपनी कंपनी को दिखा देंगे, हमने तो यहाँ इतना पैसा कमाया ही नहीं, हमारी कमाई तो 1,000 है, 9,000 लग्जमबर्ग से हुई है, वही सारा प्रोसेस है। ये होता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग में। डेवलपिंग कंट्रीज़ तो आपको पता है, जितनी भी जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, इनका बहुत सारा जो इनका कमाई होती है वो टैक्स से होती है, और वो भी कॉरपोरेट इनकम टैक्स से होती है, कंपनियों पर जो टैक्स लगता है। और अगर ये कंपनी अपना टैक्स से बचा लेती हैं, अवॉइड कर देती हैं, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, बहुत सारा लॉस हो जाता है इन कंपनी को बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रैक्टिस से।
क्योंकि अपना बेस इरोज कर देती हैं और प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में ये कंपनियाँ। तो ये इससे नुकसान था बहुत सारी कंट्रीज को। तो ये इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस वीक। एक क्रॉप इंश्योरेंस वीक अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि क्रॉप इंश्योरेंस के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, जागरूकता का कैंपेन है, एक अभियान है कि क्रॉप इंश्योरेंस के लिए फसलों का जो बीमा होता है, किसान जो बीमा कराते हैं अपने फसलों का, इस फसल बीमा योजना के थ्रू एक योजना बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, स्कीम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम या फसल बीमा योजना। तो इसमें क्रॉप इंश्योरेंस वीक चलाया जा रहा है, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए सारे किसान को जागरूक किया जाएगा कि भाई साहब अपने फसल का बीमा कराओ। मान लो आपकी फसल खराब हो जाए तो क्या होगा, अगर आपने बीमा करा रखा है तो जिस कंपनी से भी बीमा कराया हुआ है इंश्योरेंस, तो वो कंपनी आपकी फसल की वैल्यू देगी। फसल आपकी ख़राब हो गई तो आपको वैल्यू दी जाएगी। तो बीमा कराते हैं तो जब भाई साहब कुछ राशि भी देनी पड़ती है, कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसे देने पड़ते हैं। जो इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, देखो जब आपने लोन लिया है, लोन में जो किस्त देते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। और जब आपने इंश्योरेंस कराया, बीमा इंश्योरेंस कराया, तो इसमें भी पर मंथ या पर ईयर कुछ राशि देनी पड़ती है। तो जो राशि वो देते हैं इंस्टॉलमेंट में, किस्त में, उसको इंस्टॉलमेंट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम। इंश्योरेंस की टर्म में प्रीमियम बोलते हैं, PREMIUM, प्रीमियम बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या है, तो इनको प्रीमियम देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराएंगे। तो इसके लिए ही जागरूक कर रहे हैं किसानों को। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये कैंपेन चल रहा है, अभियान चला है, क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि फसल बीमा योजना है जो, वो क्या है और अब तक इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अब तक परफॉर्मेंस रही है, अब तक की इसने 29.16 करोड़ फार्मर्स का बीमा कर दिया है, इसने इंश्योर कर दिया है। लगभग 5.5 करोड़ एक साल में इसने बीमा किया है जब से लॉन्च हुई है। 5 साल में क्या हुआ है, 8.3 करोड़ फार्मर्स से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है कि इनको बेनिफिट हुआ है, किसानों को बेनिफिट हुआ है, इससे फ़ायदा हुआ है। और 95,000 करोड़ लगभग इसके लिए अभी वो कर दिए गवर्नमेंट ने, मतलब खर्च कर दिए इसमें। जो कि प्लान बनाया था कि 20,000 करोड़ फार्मर्स, मतलब फार्मर का शेयर कितना है, 20,000 करोड़। मतलब जो प्रीमियम की राशि देनी पड़ती है ना, जब इंश्योरेंस कराते हैं किस्त देनी पड़ती है, प्रीमियम देना पड़ता है, किसानों ने सिर्फ कितना दिया है, 20,000 करोड़। और गवर्नमेंट कितना खर्च कर चुकी है, 95,000 करोड़, 95,000 करोड़। तो इससे फ़ायदा यही है कि जब किसान बीमा कराता है तो कुछ परसेंट उसका गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ परसेंट देना पड़ता है उसकी प्रीमियम, किसान को देना पड़ता है कुछ प्रीमियम इंश्योरेंस का। तो किसान ने, जितनों ने भी बीमा कराया है, लगभग 20,000 करोड़ अब तक किसानों ने पैसा दिया है, और उसके अगेंस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इतना रुपये खर्च चुकी है, 95,000 करोड़ रुपीज़। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या, ये समझेंगे हम। ये स्कीम है वन नेशन वन स्कीम, एक थीम है हमारे इंडिया की कि वन नेशन वन स्कीम होनी चाहिए। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है, ऐसे स्कीम बनाई जा रही है कि एक राष्ट्र के लिए एक स्कीम हो, ऐसा प्लान बनाया गवर्नमेंट ने। तो उसी के तर्ज पे ये फसल बीमा योजना थी, जिसमें पूरे राष्ट्र के लिए एक स्कीम हो। तो इससे पहले कई स्कीम चल रही थी, जैसे ये है आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या फिर मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इनको रिप्लेस कर दिया इस फसल बीमा योजना ने, इनको हटा दिया, इनकी जगह पे एक स्कीम ला दी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये लॉन्च की थी 2016 में, और इसकी कवरेज क्या है, ये जो भी फूड या ऑयल सीड क्रॉप है, जैसे फूड क्रॉप कैसी होगी, वीट हो गई, गेहूँ, चावल, राइस की क्रॉप हो गई। ऑयल सीड की जैसे सरसों हो गई, मस्टर्ड, सोयाबीन हो गई, ये सब जो क्रॉप हैं ये सब इसमें कवर होती हैं। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी कवर होती हैं। हॉर्टिकल्चर में आते हैं वेजिटेबल, सब्जियां उगाना, या फिर फ्रूट, फल उगाना, या फ्लावर, फूल उगाना, या फिर नट्स हो गए आपके, बादाम वगैरह हो गए, एलमंड्स, या फिर आपके अखरोट हो गए, वॉलनट्स, ये सब किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो ये सब इंक्लूड हैं। और इसमें प्रीमियम की राशि कितनी देनी पड़ती है फार्मर्स को, देखो प्रीमियम की राशि देनी पड़ती है, मान लो 100 रुपये देना है, तो उसमें से केवल प्रीमियम की राशि फार्मर देगा 2% खरीफ क्रॉप के लिए। खरीफ क्रॉप होती हैं जो जून से सितंबर के बीच में बोई जाती हैं, जैसे आपका धान हो गया, राइस,
जो ऐसी के फसलों के लिए 2% प्रीमियम देगा। और रबी क्रॉप के लिए, रबी जो सर्दियों में बोई जाती हैं, लगभग नवंबर से मार्च के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं, उनके लिए 1.5% तक ये प्रीमियम देगा, किसान देगा उसमें से। और जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट वगैरह आती हैं, उनसे उनका प्रीमियम कितना होगा? 5%। 5% प्रीमियम देगा उनके लिए किसान। और बाकी का कौन देगा? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट देंगी बाकी का प्रीमियम इंश्योरेंस कराने के लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टारगेट यही है कि भाई साहब किसान के फसलों की इंश्योरेंस हो सके, बीमा हो सके। अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाए, कोई मान लो नेचुरल क्लेमिटी आ जाए, मतलब प्राकृतिक संकट आ जाए, पेस्ट अटैक हो जाए, मान लो लॉकस्ट अटैक हो जाए, जो टिड्डियाँ होती है ना पाकिस्तान से पिछली बार अभी टिड्डियाँ आई थी कुछ समय पहले, वो फसलों को बर्बाद कर देती हैं, या कोई डिसीज बीमारी लग जाए, फसलों को ख़राब हो जाए, तो ऐसे समय में किसान की फसल ख़राब हो गई तो उन्हें बीमा तो हो रखा है, तो उन्हें उनकी फसल की राशि दे दी जाती है। इससे फार्मर की जो इनकम है वो भी एक तरह से स्टेबलाइज होगी, कि उन्हें कम से कम गारंटी तो होगी, भाई साहब हम फसल बो रहे हैं, हमें गारंटी अगर ख़राब भी होगी तब भी हमें पैसा दे देगी गवर्नमेंट या इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही है हमारा। इससे फार्मर क्या है, फार्मर को बढ़ावा मिलेगा, वो किसानी करें मतलब खेती करेंगे, और वो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करेंगे, ट्रैक्टर वगैरह से खेती करेंगे, और मशीन आती हैं जो मॉडर्न मशीन्स खेती करने के लिए, उनको यूज़ करेंगे, अच्छे अच्छे बीज यूज़ करेंगे, तो वो भी उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा, एक तरह से इनकरेज होंगे, इंस्पिरेशन मिलेगी उन्हें। इससे जो क्रेडिट फ्लो है एग्रीकल्चर में वो भी एक तरह से बढ़ेगा। ये कवरेज क्या क्या है इसकी, किस किस को कवर करता है, ये देख लिया हमने। जो भी मान लो वो फूड, ऑयल सीड क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, इन सबको कवर करती है ये। और पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही थी, फिर इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया। सेकंड वर्जन में क्या किया, इसमें ये स्कीम कम्प्लीटली वॉलंटरी बना दी। मतलब वॉलंटरी का मतलब अपनी मनमर्जी पे। पहले ये था कि कुछ किसानों को बीमा कराना पड़ता ही था, कि उन्हें कराना ही पड़ेगा, मैंडेटरी था, लेकिन ये प्रोविज़न हटा दी। अब 100% वॉलंटरी स्कीम बना दी कि अपनी मर्जी पे किसान कराएगा, अगर उसकी मर्जी है तो बीमा कराए, नहीं मर्जी है तो मत कराओ, ये वॉलंटरी कर दी। ये 2020 की खरीफ जब क्रॉप बोई गई थी तब से ये वॉलंटरी कर दी ये स्कीम। और इसकी सेंट्रल की जो सब्सिडी है वो भी लिमिट कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है जितनी भी प्रीमियम की राशि होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा 30% ही देंगे अनइरिगेटेड एरियाज़ के लिए, जहाँ पे कोई पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, खेतों में पानी लगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए। ऐसी अनइरिगेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर फैसिलिटी नहीं है खेतों में इरिगेशन करने के लिए, तो वहाँ के लिए 30%। और जहाँ इरिगेटेड एरियाज़ है, जहाँ पे सिंचाई के फैसिलिटी उपलब्ध है, पानी लगाने के लिए खेत में उपलब्ध है, नहर है, नाले हैं, या फिर और कोई नदी है, तो इन पे क्या है, ये ऐसे एरियाज़ में 25% तक ही प्रीमियम देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट्स को। स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ की दी गई है, ये इस चीज़ की दी गई है कि अभी जैसे कोई क्राइटेरिया रखे गए हैं, कि मान लो कोई क्राइटेरिया ये रखा गया है कि अगर कोई नेचुरल क्लेमिटी आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, ओले पड़ गए, हेल स्टॉर्म आ गया, हेल का मतलब ओले पड़ना, ओले हो गए तो उससे फसल ख़राब हो गई, तो ये इंक्लूड है। अगर मान लो कोई ऐसा कंडीशन है कि इस जो इस स्कीम में इंक्लूड नहीं की गई, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसी और को भी अटैक करना, मतलब इंक्लूड करना चाहे। जैसे मान लो कोई भी लोकल क्लेमिटी है, कोई भी मिड सीजन में एडवर्सिटी आ गई, मान लो किसान की फसल में जंगली जानवर घुस गए, वो सारी फसल को रात में खा गए, किसान सो के उठा, सुबह देखा उसकी फसल साफ है ही नहीं, खेत में फसल ही नहीं खड़ी, जंगली जानवर खा गए। तो अगर मान लो स्टेट चाहता है इसको भी हम इंक्लूड करें इंश्योरेंस में, इसका भी देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको भी इंक्लूड कर सकती है, समझ गए। या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज के लिए भी इंश्योरेंस को का कवर हो सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है जब खेती की कटाई कर ली जाती है, फसल खेत में से काट ली जाती है, उसके बाद जो नुकसान होता है, मान लो किसान की फसल काटने के बाद खेत में ही रखी है, उस पर घर में स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं है, और मान लो खेत में फसल रखी है और फिर बारिश हो जाती है तो फसल सड़ गई, वहीं पे रखी रखी उसका अनाज सड़ गया, गेहूँ चावल कुछ भी, तो क्या है उसे इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट को। नेक्स्ट है पेनलाइजिंग पेंडेंसी। अगर मान लो जो फसल की इंश्योरेंस की गई है और वो खरीफ सीजन के लिए 31 मार्च तक नहीं दी है किसान को, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट पे पेनल्टी लगेगी। और रबी क्रॉप के लिए 30 सितंबर तक उसे राशि देनी है, अगर उसे इंश्योरेंस की राशि देनी है कि फसल के लिए किसान को। अगर 30 सितंबर तक रबी क्रॉप के लिए नहीं दी है तो उस पर पेनल्टी लग सकती है
किस पे, स्टेट गवर्नमेंट पे। इसमें क्या है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो 0.5% तक अपनी जो राशि, जैसे इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस की कंपनी के पास जो प्रीमियम आ रहा है, राशि आ रही है, मनी आ रही है, जितना भी उसके पास पैसा आ रहा है उसका 0.5% मतलब आधा % वो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन पे खर्च करेगा। मतलब किसानों को जागरूक करेगा, सूचना देगा इंश्योरेंस के बारे में, या उन्हें एजुकेट करेगा फसल कैसे उगाई जाए, उनसे कम्युनिकेट करेगा, इस पे खर्च करेगी वो कंपनी। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, यही थे आज। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, टाइम बहुत हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स सेक्टर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी है। पहला कह रहा है कि इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है, जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ये ऐसा होता है जहाँ पे किसी पोर्टल पे, पोर्टल का मतलब किसी इंटरनेट पे, साइट पे गुड्स को बेचा जाता है। गुड्स का मतलब है वस्तुएं, गुड अगर है तो ये इसका मतलब हो गया अच्छा, अच्छा, और गुड में एस लग जाता है तो इसका मतलब है वस्तुएं, माल वस्तुएं। तो जो माल वस्तुएं जो बेची जा रही हैं पोर्टल पे, इनको जो भी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी जो भी मालिक होती है, कंट्रोल करती है इनको, ये मॉडल होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। मतलब इंटरनेट पे, पोर्टल पे गुड्स को बेचना, और इंटरनेट पे ई कॉमर्स कंपनी उनको कंट्रोल कर रही है, इस मॉडल को बोलते हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। इसमें क्या है, एफडीआई इज नॉट अलाउड अंडर दिस मॉडल। इसमें एफडीआई अलाउड नहीं होती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि जो मार्केट प्लेस मॉडल है, जहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी क्या है, सिंपली एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करती है। मतलब वो बायर और सेलर को कनेक्ट करेगी। मतलब इसका जान मान लो एक गूगल जैसे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये मान लो लेके आए कि कौन सामान अपना बेचना चाहता है, मैं मुझे आके बताए, और कौन सामान खरीदना चाहता है, मतलब कौन बेचना चाहता है, ये सेलर हो गया बेचने वाले, और कौन खरीदना चाहता है, ये बायर हो गए, मुझे आके बताओ। अब ये इंटरेक्ट बिचौलिए की तरह काम करेगा। वैसे इसके पास माल नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है कि ये कंपनी नहीं है, ये माल बना नहीं रही है। जैसे अमेजन है, अमेजन भाई साहब क्या करती है, अमेजन पे आप मान लो सैमसंग का फ़ोन खरीद रहे हो, क्या सैमसंग का फ़ोन अमेजन कंपनी बना रही है? नहीं बना रही है अमेजन कंपनी। एप्पल का फ़ोन खरीद रहे हो, एप्पल का फ़ोन अमेजन कंपनी बना रही है? नहीं बना रही। तो ये क्या है, ये बिचौलिया है बीच में, ये बिचौलिया है अमेजन कंपनी। ये एप्पल कंपनी का अपने यहाँ पे रखेगी माल, जो भी खरीदना चाहता है, ये एप्पल कंपनी होगी सेलर, बेचने वाली कंपनी, और ये बायर जो खरीदने वाले इंसान है, यहाँ आओ भाई साहब मुझे बताओ, ये इसकी साइट पे जाके खरीदेंगे। तो ये होता है मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, सिंपली ई कॉमर्स कंपनी एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है कि बायर और सेलर को कनेक्ट करती है, कौन खरीदना चाहता है, कौन बेचना चाहता है, उसके साइट पे आ जाओ। जैसे OLX भी एक है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा। OLX आपने सुना ही होगा ना, पुराने माल को बेच दो आप। तो ऐसे मार्केट प्लेस मॉडल होते हैं। नेक्स्ट है आपका 100% एफडीआई अलाउड है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए हमारे इंडिया में, मार्केट प्लेस मॉडल में। अगर मार्केट प्लेस मॉडल है उसमें 100% तक एफडीआई अलाउड है। तो आपको बताना इनकरेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, या नन, मतलब तीनों के तीनों सही है, कोई सा गलत नहीं है, या तीनों को तीनों गलत है। हमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। एक भी इनकरेक्ट नहीं है, गलत नहीं है, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन हमने देख ली। नेक्स्ट आपको बताना है जून टींथ एक टर्म यूज होती है, ये कौन सी कंट्री के लिए यूज होती है। मतलब जून टींथ होता है 19 जून, ये कौन से कंट्री के लिए टर्म यूज होती है जून टींथ? यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, यूएस या साउथ अफ्रीका? ये यूएस के लिए यूज होती है, हमने पढ़ा भी था, ये बहुत बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी मान लो लोअर हाउस में मेजोरिटी लॉस कर देते हैं, लोअर हाउस होता है लोकसभा, लोकसभा में मगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये पास हो गया तो यानी कि मेजोरिटी नहीं है उसके पास गवर्नमेंट बनाने की। मतलब मेजोरिटी का मतलब उसके पास इतने एमपी नहीं है, सांसद नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सके, क्योंकि 50% से ज़्यादा चाहिए सांसद उसे गवर्नमेंट बनाने के लिए। और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इसका मतलब इसके पास मेजोरिटी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पास कि गवर्नमेंट बना सके, अपनी सरकार बना सके। तो इस केस में क्या है, उसे रिजाइन करना पड़ता है। तो जब ये रिजाइन करता है तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, क्या ऐसे पार्लियामेंट के रूल में दिया हुआ है क्या? ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि ये पार्लियामेंट के रूल में दिया हुआ है लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की दोनों की सीट खाली हो, ना तो प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है, मान लो मर गए, समय से पहले मर गए या फिर चले गए कहीं पे, तो उस केस में जो
लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर ना आ जाए। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दोनों सही या दोनों गलत। जी हाँ बिल्कुल दोनों गलत हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये प्राइम मिनिस्टर को जो रिजाइन करना पड़ता है अगर मेजोरिटी लॉस हो गई है, तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में लिखा ना कैसे पार्लियामेंट के कोई रूल है, सिर्फ कन्वेंशन है। कन्वेंशन होता है कि सहमति कर रखी है सभी पार्टियों ने मिला के, अगर ऐसा होगा तो प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो पार्लियामेंट के रूल में कहीं लिखा है ना ही संविधान में लिखा है कि मेजोरिटी लॉस हो गई तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, बस कन्वेंशन है, मान रखा है। नेक्स्ट आपका जो ये है प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट खाली हो जाते हैं, आपको पता है जब प्रेसिडेंट की सीट खाली हो तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी खाली हो तब लोकसभा के स्पीकर प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं करते। कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करते हैं प्रेसिडेंट की तरह। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। और अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अभी कैपेबल नहीं है, बीमार पड़े हैं या कुछ बीमारी है, अपनी पोस्ट पे है नहीं या खाली पड़ी है सीट, तब कौन करते हैं? तब करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, प्रेसिडेंट का पद संभालेगा जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें रूलिंग पार्टी से ही चेयरमैन बनते हैं जनरली। मतलब रूलिंग पार्टी जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर पार्लियामेंट की जो ये कमेटी है उनमें से बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी का ही कोई एमपी को चेयरमैन बनाया जाएगा, उसमें उस कमेटी में उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा। ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें रूलिंग पार्टी से ही चेयरमैन बनाना पड़ता है? एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन डेलीगेट लेजिस्लेशन। इसका आंसर है ए, एस्टीमेट कमेटी में रूलिंग पार्टी से बनाना पड़ता है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें तो हमने एक रूल बना ही दिया है कि इसमें क्या है, 1967 में रूल बनाया था कि जो अपोजिशन पार्टी का मेंबर आता है, अपोजिशन पार्टी का लीडर या मेंबर, उससे ही इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। और जो एस्टीमेट कमेटी है इसमें रूलिंग पार्टी से ही बनाना पड़ता है, बाकी की दो कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी। जो यूनियन टेरिटरी होती है केंद्र शासित प्रदेश, जैसे आपका दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो ये यूनियन टेरिटरी हैं जो, इनमें अगर मान लो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे स्टेट में गवर्नर होता है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर दो ही में ही है, जैसे मान लो जिनमें कौन है, जिनमें आपके वो है ना, जिनमें आपकी असेंबली है, जैसे दिल्ली में असेंबली है, दिल्ली में जो वहाँ पे पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। तो अगर ये ऑर्डिनेंस पास करना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस परमलगेट करना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश बोलते हैं हिंदी में। अध्यादेश का मतलब ये है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो या फिर स्टेट असेंबली सेशन में ना हो, या एक हाउस ना हो या दोनों हाउस ना हो, कहीं कहीं पे विधानसभा भी होती है, कहीं कहीं पे, मतलब विधानसभा तो हर स्टेट में होती है, कहीं कहीं पे विधान परिषद भी होती है, दो स्टेट मतलब स्टेट में काउंसिल होती है। तो उसमें ये होता है कि गवर्नर के पास पावर होती है उस केस में कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है अगर एक हाउस सेशन में नहीं है या दोनों हाउस सेशन में नहीं है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे जैसे मान लो दिल्ली का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे तो सिर्फ विधानसभा ही है, तो जब सेशन में नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो ये परमिशन और किस किस केस में है, मतलब किस केस में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है? जब असेंबली डिसॉल्व हो, जब जैसे स्टेट की असेंबली है विधानसभा वो भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, इलेक्शन होने वाले हैं, क्या तब वो कर सकता है ऑर्डिनेंस पास? या फिर प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है उसे जब ऑर्डिनेंस पास करना हो? तो आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 2 दोनों करेक्ट या दोनों गलत? देखो पहला बिल्कुल गलत है, जब असेंबली डिसॉल्व है तब नहीं कर सकता भाई साहब, वो जब सेशन में नहीं है, सेशन में नहीं है तभी कर सकता है, वरना डिसॉल्व हो चुके तब उसके पास पावर नहीं है। हाँ प्रेसिडेंट से परमिशन जरूर लेता है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है पास करने से पहले, ऑर्डिनेंस परमलगेट करने के लिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना राज्यसभा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट बतानी है कौन सी है करेक्ट स्टेटमेंट। पहली कह रही है कि भारतीय संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो भी इलेक्शन लड़ता है राज्यसभा का, उसे जैसे मान लो जिस स्टेट से लड़ रहा है, जिस राज्य से वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उस राज्यसभा का उसे पर्टिकुलर उस राज्य से ही, उस स्टेट का ही वो सिटीजन होना चाहिए, तभी वो लड़ सकता है। मतलब उसका ही इलेक्टर होना चाहिए, उस स्टेट का ही। जैसे आप मान लो एमपी से, मध्य प्रदेश से
राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहे हो तो मध्य प्रदेश का आपके पास क्या है, मध्य प्रदेश का ही राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, मतलब एक तरह से वोटर होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए, तभी आप मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। तो ये कह रहा है, पहली स्टेटमेंट कह रही है, लेकिन इसमें नोट लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है देखो जो अभी मैंने बताया वो बिल्कुल करेक्ट है, उसका ही होना पड़ता है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कह रही है उस पर्टिकुलर स्टेट का उसे इलेक्टर नहीं होना पड़ता, नोट लिखा है इसमें। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है, इसलिए इसमें देखो नोट लिखा है यहाँ पे, ये लिखा नोट, यहाँ पे देखो ये नोट लिखा है, नीड नॉट बी इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, ऐसा बिल्कुल गलत है क्योंकि उसे स्टेट का ही इलेक्टर होना पड़ता है। इलेक्टर का मतलब वो उस अगर स्टेट में चुनाव कर सकता है, क्योंकि भाई साहब देखो अगर इलेक्शन हो रहे, अगर मान लो राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं तो राजस्थान में ही आप वोट कर सकते हो, ऐसा थोड़ी नहीं है राजस्थान से बाहर निकल के एमपी में आप वोट करने जाओगे आप ना, ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान के हो तो राजस्थान में ही वोट करोगे, चाहे एमपी का हो रहा हो चाहे एमएलए का हो रहा हो, तो उस स्टेट के इलेक्टर होना जरूरी है अगर राज्यसभा में वो मेंबर बनना चाहता है, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है। हाँ लोकसभा के लिए आप पूरे देश में से कहीं से भी लड़ सकते हो, चाहे आप एमपी के हो, राजस्थान के हो, या पंजाब हरियाणा के हो, केरल के हो, तमिलनाडु के हो, कहीं के भी हो आप, और कहीं से भी लड़ सकते हो आप लोकसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में कहीं से भी खड़े हो सकते हो, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट को क्या कह रही है, दूसरी कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा फिक्स नहीं किया है कि राज्यसभा की जो मेंबर का जो टर्म है वो 6 ईयर है, ऐसा संविधान ने फिक्स नहीं किया है, ये राज्यसभा के रूल में दिया हुआ है। क्या ये सही है? नेक्स्ट कह रहा है कि जो अगर डिसक्वालिफिकेशन करना हो 10th शेड्यूल के अंडर डिसक्वालिफिकेशन करना हो किसी मेंबर को, राज्यसभा के मेंबर को, तो चेयरमैन डिसाइड करते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के चेयरमैन। तो आपको करेक्ट बताना है, पहला तो मैंने बता दिया इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें नोट लिखा हुआ है, तो आपको बाकी के दो बताना है कौन सा करेक्ट है। इसमें देखो दूसरा बिल्कुल इनकरेक्ट है, तीसरा सही है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है? इसलिए गलत है भाई साहब, ये कह रहा है कि ऐसा राज्यसभा के रूल में दिया हुआ है 6 साल होगा राज्यसभा के मेंबर की टर्म, ये बिल्कुल गलत है, ना तो संविधान में दिया हुआ ना ही राज्यसभा के रूल में, फिर कहाँ दिया हुआ है? आरपी एक्ट है 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, इसमें दिया हुआ है कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उसका कार्यकाल, उसका टर्म 6 साल होगा। जैसे लोकसभा के मेंबर कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 साल के लिए, ऐसे राज्यसभा के 6 साल के लिए होते हैं, आपको पता ही होगा। तीसरा बिल्कुल सही है, ये जब डिफेकेशन का केस आता है 10th शेड्यूल के अंदर, वो राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इतना ही था आज के लेक्चर में।